हेलो स्टूडेंट, हम लोग इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और आज का जो मेरा फर्स्ट करंट अफेयर्स है वो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको सबसे पहले जीडीपी समझना होगा और ये टैक्स टू जीडीपी से जो रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन होगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट होगा वो है फिस्कल पॉलिसी, रिसीट्स और जीडीपी। अब ज़रा समझते हैं कि जीडीपी किसे कहते हैं। देखिए, हमारे भारत के अंदर ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो मॉनेटरी वैल्यू है वही कहलाता है जीडीपी। किसी भी देश के का जो इकोनॉमिक साइज है उसको हम लोग जीडीपी से मेजर करते हैं। हमेशा जीडीपी राइज करना चाहिए, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारा जीडीपी में ग्रोथ होना चाहिए। ये बेसिक बात हुई। जीडीपी मतलब ये मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज इनसाइड द ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ एनी नेशन। ये हुआ जीडीपी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीडीपी में राइज होना चाहिए। तो सर, जीडीपी में राइज होना चाहिए इसका क्या मतलब है? क्या टैक्स की वजह से जीडीपी में राइज होना चाहिए या फिर प्रोडक्शन की वजह से जीडीपी में राइज होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो आपको ये करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने एक प्रोडक्ट लिया। वो प्रोडक्ट है आपका शूज, ठीक है। मैंने एक शूज लिया, ठीक है, शूज लिया और मैं ये बोलता हूँ कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इसका जो प्राइस था ये प्राइस था 100 और कोई कंपनी था, उस कंपनी ने 10 शूज का प्रोडक्शन किया था। अगर वो 10 शूज का प्रोडक्शन किया था इसका मतलब ये है और एक शूज का प्राइस 100 रुपये है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसका टोटल जीडीपी हो गया हमारा कितना, 1000। ये बात बहुत अच्छी सी बात हो गई। अब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 2023-24 में ये जो नंबर ऑफ शूज का जो प्रोडक्शन हुआ, ये नंबर ऑफ शूज का प्रोडक्शन हुआ 5। नंबर ऑफ शूज का प्रोडक्शन हुआ 5, लेकिन सरकार ने जीएसटी में चेंजेस किया, डिफरेंट टाइप्स के टैक्स को लेविट किया, जिसकी वजह से वो कंपनी का मालिक न चाहते हुए भी उस शूज का जो प्राइस रखा, उस शूज का प्राइस रखा कितना, 500 रुपया पर शूज। ओके। अब हुआ क्या कि अगर आप फाइनल प्राइस अगर देखोगे, फाइनल जो फिनिश्ड गुड का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो मॉनेटरी वैल्यू कितना हो गया, 2500। जबकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो मॉनेटरी वैल्यू था वो कितना था, 1000। इसका मतलब आपको यही लगेगा कि सबको यही लगेगा कि 1000 से जो मॉनेटरी वैल्यू है वो इंक्रीज होके हो गया कितना, 2500। तो आपको तो ये लगेगा कि जीडीपी में राइज हो गया। ये जीडीपी में राइज नहीं कहते हैं इसको। जीडीपी में राइज कहने को मतलब होता है, जो आईएमएफ बोलती है, जीडीपी में राइज हम तभी मानेंगे जब आपके देश में प्रोडक्शन में राइज हुआ होगा। प्रोडक्शन में की वजह से जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो मॉनेटरी वैल्यू थे वो राइज करने चाहिए थे। आपने क्या किया, आपने तो सिर्फ टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स बढ़ाया, जबकि जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन आपका क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। इसके लिए ही एक टर्म आता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें यह बेसिक कंसेप्ट बताता है कि जीडीपी में राइज तो हो रहा है, लेकिन ये राइज किसकी वजह से हो रहा है, प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है या फिर टैक्स को बढ़ाने की वजह से हुआ है। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ होगा, पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। लेकिन सरकार अगर टैक्स ज़्यादा अगर लेती है, टैक्स में चेंजेस करती है और फिर वो जीडीपी दिखाती है कि हमारा जीडीपी बढ़ गया, इसको राइज बोलना नहीं बोलते हैं। इसीलिए टैक्स टू जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर है जो हमें यह समझना बहुत ही जरूरी था। आई होप सो कि आपको टैक्स टू जीडीपी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है, जो न्यूज में क्या है, न्यूज में ये है कि इंडियाज टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू हिट ए रिकॉर्ड हाई 11.7%।
11.7% ऑफ जीडीपी इन 2024। ये जो लेसन परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है टैक्स टू जीडीपी परसेंटेज, ये कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये बताएगा कि सरकार टैक्स कम लेती है, कम लेने के बावजूद भी जीडीपी राइज कर रहा है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं जीडीपी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, ना कि टैक्स की वजह से। आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ओके, थोड़ा सा इसके पीछे की बात हम लोग समझते हैं। An increase in more equitable direct taxes were the driving force behind it, and the government stated that it will keep streamlining and rationalizing the tax system to lessen disagreement, legal action, and invasive enforcement action. According to the CBDT data, India's direct tax to GDP rose to 6.6%, which is the highest in the last 15 years. मतलब सरकार ये कह रही है डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रोज कितना हो गया है 6.6%, जो कि पिछले 15 साल से सबसे ज़्यादा है। ये बता रहा है कि हमारे देश में जो जीडीपी राइज हो रहा है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ बिकॉज ऑफ टैक्स। तो टैक्स की वजह से जीडीपी राइज होना ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं है। आई होप सो कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ जो हमारा नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है वो है राइजिंग गवर्नमेंट डेट। ठीक है, सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। अब जो सरकार के ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है इससे जो रिलेटेड जो आपके जीएस इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टैटिक पोर्शन, और इस कंसेप्ट को समझने के लिए जो स्टैटिक पोर्शन आपको चाहिए होगा वो है फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिस्कल कंसोलिडेशन, एफआरबीएम एक्ट 2003, एनके सिंह कमेटी रिपोर्ट, और लास्ट में डेट टू जीडीपी रेशियो। ये स्टैटिक पोर्शन यदि आपके माइंड में है तो ये करंट अफेयर्स आपको समझ में भी आएगा, और ये करंट अफेयर्स आपके बहुत दिन तक आपको दिमाग में रहेगा भी, और आप करंट अफेयर्स से डरोगे नहीं। देखो, करंट अफेयर्स से लोग क्यों डरता है, उसका सीधा सा आंसर है कि उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं ये स्टूडेंट को पता नहीं होता है। वो सोचता है कि हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और हमें सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स है वो तो उसको पता ही नहीं है। तो जो अननोन चीज़ें आप कितनी याद करोगे, आप याद करोगे और भूलोगे, तो आपको लगेगा कि करंट अफेयर्स समझ में नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे करंट अफेयर्स को आप इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। सो इसीलिए मैं हर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि ये चीज़ समझने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए, और जब ये भी कर लोगे तो ये करंट अफेयर्स आपका ऑटोमेटिक ही बहुत अच्छा हो जाएगा। आई होप सो कि मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स ये कह रहा है कि हमारे सरकार के ऊपर डेट इंक्रीज करता जा रहा है। तो सरकार के ऊपर डेट इंक्रीज कब करता है, जो सरकार बजट पेश करती है, तो जो बजट होता है उस बजट का एक पार्ट होता है रिसीट और एक पार्ट होता है एक्सपेंडिचर। यदि सरकार का खर्च ज़्यादा है और सरकार की आमदनी कम है तो सरकार चली जाती है डेफिसिट में। मतलब सरकार का जो घाटा होता है, जो बजट होता है, वो घाटे वाला बजट कहलाता है। ये बात समझ में आएगी। तो हम लोग बोलते हैं कि ये डेफिसिट बजट है। डेफिसिट बजट मतलब घाटे वाला बजट है, मतलब सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है जबकि सरकार का रिसीट कम है। ये बात समझ में आ गई। इसीलिए सरकार के ऊपर डेट इंक्रीज हो रहा है। तो डेट कितना इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए क्या बोला गया है कि अगर हम कंपैरिजन करें 2018-19 को 2024-25 से अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले 2018-19 में 90.84 लाख करोड़ का कर्ज था। ये कर्ज बढ़कर 2024-25 में 183.67 लाख करोड़ हो गया है। मतलब 18-19 से 2024-25 में जो हमारा सरकार के ऊपर जो कर्ज है ये कर्ज लगभग डबल हो गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि सरकार के ऊपर जो कर्ज है वो 18-19 के कंपैरिजन में कितना टाइम्स हो गया है, तो सिंपल सा डबल टाइम्स। क्लियर है इतनी बात। अगर हम इसके आगे की बात करें जो करंट अफेयर्स में और बोला गया है
वो ये बोला गया है कि द IMF हैज प्रोजेक्टेड, जो IMF प्रोजेक्टेड किया है, प्रोजेक्टेड दैट द रेशियो एट 82% इन द करेंट फिजिकल, जो अभी के फिजिकल ईयर में अगर है तो 82.4% फॉर द 2024-25 2024-25 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उस 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में सर IMF ने प्रोजेक्ट किया है कितना, 82.4%। इससे ज़्यादा का लेसन, इससे ज़्यादा का डेट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, आपके डेट टू जीडीपी, ये जो टर्म है, लेसन ये जो टर्म है ये बताया जा रहा है डेट टू जीडीपी रेशियो। तो डेट टू जीडीपी रेशियो IMF के अकॉर्डिंग, अगर पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि ये डेट टू जीडीपी जो रेशियो का जो पैरामीटर है, इसको किसने सेट किया, RBI ने सेट किया या फिर IMF ने सेट किया? सीधा सा आंसर है, ये पैरामीटर IMF ने सेट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो लेसन आपका डेट टू जीडीपी है, ये जो डेट टू जीडीपी है, इसमें याद रखिएगा जो सरकार का डोमेस्टिक है और एक्सटर्नल है, ठीक है, ये दोनों शामिल होता है। डोमेस्टिक, इस डेट में सरकार के ऊपर जो डेट है, इसमें डोमेस्टिक भी शामिल है और इंटरनेशनल भी शामिल है। और डोमेस्टिक में सेंट्रल भी शामिल है और स्टेट भी शामिल होता है। याद आपको रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डोमेस्टिक में आपके सेंटर भी शामिल होंगे और स्टेट भी आपके शामिल होंगे। आई होप सो कि ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा डेट टू जीडीपी। तो इससे जो रिलेटेड न्यूज़ है वो तो आपको समझ में आया, लेकिन जो करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपका स्टैटिक पोर्शन है ये आपको समझ में आना चाहिए। डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग, सरकार डेफिसिट को कम मैनेज करने के लिए बहुत जगहों से लोन लेती है। यह लोन एक्सटर्नल भी ले सकती है और इंटरनल भी ले सकती है। एक्सटर्नली वो या तो IMF, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है या फिर किसी दूसरे देश से ले सकती है। अगर हम बात करेंगे भारत के अंदर, तो भारत के अंदर वो RBI से ले सकती है, कमर्शियल बैंक से ले सकती है, पब्लिक से ले सकती है। तो डिफरेंट सोर्सेस हैं जहां से सरकार अपने डेफिसिट को फाइनेंसिंग करती है। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर सरकार के ऊपर कर्ज है तो कर्ज को खत्म करने के लिए कर्ज लिया जाए, इससे कभी कर्ज खत्म नहीं होगा। एक कर्ज को खत्म करने के लिए उससे कर्ज लेंगे, इसके कर्ज को खत्म करने के लिए उससे कर्ज लेंगे। तो ये सही तरीका नहीं है कर्ज को खत्म करने का। इसके लिए है, लिसन, इसके लिए ही इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। उस इकोनॉमिक रिफॉर्म में एक फिजिकल रिफॉर्म है और उस फिजिकल रिफॉर्म में बात कही गई है फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब है कि सरकार अपने डेट को कम करे। सरकार अपने डेट को कम कैसे करेगी? सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम करे और रिसीट को बढ़ाए। सरकार अपने उस एक्सपेंडिचर को कम करे जो फालतू का है, जैसे बहुत सारे स्कीम है। तो सरकार अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करे। सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको इंक्रीज कर सकती है, बिकॉज की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये सरकार के लिए सही है। लेकिन जो इतने सारे स्कीम हैं, ये स्कीम पे सरकार पैसे खर्चा कर रही है, सही नहीं है। और सरकार अपनी आमदनी बढ़ाए। फिजिकल कंसोलिडेशन में कहा गया सरकार अपनी रिसीट को बढ़ाए। रिसीट के लिए सरकार अपने टैक्स स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करे। ये इसी वजह से 1996 में वैट आया और 2004-05 में GST की बात कही गई। तो ये फिजिकल रिफॉर्म का ही पार्ट है कि आपके वैट आया, आपका GST आया और इसके लिए आया FRBM एक्ट 2003। तो FRBM एक्ट में 3 स्टेटमेंट कहे गए थे। जो सरकार बजट पेश करती है, जो हमारे भारत देश के जो वित्त मंत्री है, जब वो बजट पेश करते हैं तो बजट पेश करने के साथ साथ ही 3 स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आया एनके सिंह कमेटी का रिपोर्ट। तो 2016 में एनके सिंह कमेटी का रिपोर्ट आया। उन्होंने बोला कि सरकार जो है ये एक्सपेंडिचर को कम करना ही होगा आपको, ठीक है। और उन्होंने ही बताया डेट टू जीडीपी रेशियो। तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो एनके सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था। आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर लगता है आपको कि सर कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड जो न्यूज़ में चाहिए और वो स्टैटिक पर्सन है, वो समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आई एम श्योर, मैं श्योर करता हूँ कि आपके लिए मैं वो वीडियो बना दूंगा। जो हमारा नेक्स्ट है
ये हमने कवर कर लिया है। ओके, तो हमारा आज का करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इकोनॉमिक्स के नए करंट अफेयर्स के साथ, और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ एकदम मज़ेदार जो इम्पोर्टेंट होगा आपका स्टैटिक पोर्शन, वो स्टैटिक पोर्शन में आपको इम्प्रूव कराऊंगा। ओके, थैंक यू।